वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हाउस फ्रेंड। मिशन कनिष्क सहायक 2026 जो 10 मई को पेपर होने वाला है, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा दूसरा दिन है, दूसरी वीडियो आएगी। कल हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, हिंदी। हमारा हिंदी के टॉपिक चल रहे हैं आजकल। हिंदी की पीओआईक्यू देख रहे हैं, हिंदी की पीओआईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उत्तराखंड के देखेंगे। देखिए, क्योंकि इन्हीं का वेटेज ज़्यादा है ना। देखिए, 20 नंबर की हिंदी होगी, 40 नंबर का उत्तराखंड हो गया और 10 नंबर की रीजनिंग होगी। 4 2 6 1 7 70 नंबर तो यहीं से आ जाते हैं। फिर हम जीएस वाला सेगमेंट भी देखेंगे, कंप्यूटर भी कराएंगे। सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छे से पीओआईक्यू कराऊंगा। फिर पीओआईक्यू के साथ साथ ही जिन टॉपिक पर, वैसे तो देखिए मैं यहीं पर आप लोगों को सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जहाँ जिन जिन टॉपिकों में हम पीओआईक्यू करेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है, कैसा होता है, ये पूरा यहाँ पर डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। फिर भी जिन साथियों के अगर समझ में नहीं आएगा तो मैंने पूरा डिटेल में ये हिंदी और उत्तराखंड को बहुत डिटेल में इस चैनल में बताया हुआ है। पढ़ाई है 250 से 300 वीडियो है उसमें, उधर जाइए आप लोग, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। एक एक चीज़ को मैंने जीरो से उठाया है, एकदम उत्तराखंड के मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम में उत्तराखंड को समझाया है। हिंदी को भी बहुत अच्छे से, लिटरेचर को भी और ग्रामर को भी बहुत प्यार से और बहुत ही एकदम सरल तरीके से समझाया है। मैंने ये मान के चला है कि एकदम कि तैयारी करने वाले एकदम फ्रेशर हैं, ठीक है। तो जो नए साथी हैं तो एकदम आप लोगों के लिए तो रामबाण का काम करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ ये है कि अभी से अभी तैयारी करेंगे ना आप लोग तो लगे रहना। अभी बाद बाद में क्या होता है, बर्डन जैसे जैसे तैयारी कम होती है तो हमारी प्रेशर आने लगता है। जैसे जैसे एग्जाम के 1-2 महीने बच जाते हैं ना, उस टाइम में फिर पढ़ाई नहीं होती है, उस टाइम में फिर प्रेशर आने लगता है, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर आने लगता है, वो सभी के ऊपर आता है। तो उस टाइम में सिर्फ रिविजन नहीं हो पाता है, ज़्यादा नहीं हो पाता। अभी हमें लगता है कि हाँ अभी तो बहुत टाइम बचा है, अभी 5-6 महीने बचे हैं, अभी तो कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, में ही समय चले जाता है, ठीक। तो अभी से तैयारी करना और इसके बाद घबराना मत, ठीक है। 2027 इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन ईयर है, तो 2026 में अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। और ये जो कनिष्क सहायक की 386 शायद वैकेंसी इनने दिखाई हैं, तो ये इतनी की इतनी नहीं रहेंगी, ये भी बढ़ने वाली हैं। तो ये बढ़कर 500-600 को पार करेंगी, ठीक है। और उसके साथ ही ग्रेजुएट लेवल का भी पेपर है। देखिए, एक तो अभी ये इसमें धांधली वाला चल रहा है जो ये है, इसमें तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है अभी। और 1 जून में भी होना है, ठीक है, 2026 में, वही कनिष्क सहायक के अगल बगल में। तो पहले कनिष्क सहायक का होगा, फिर उसका होगा, तो उसमें भी इनने सीटें अभी तो कम दिखाई हैं, लेकिन वो भी बढ़ेंगी। क्योंकि जो बीपीडीओ वाली सीटें हैं जो इसमें जुड़नी थी, वो तो शायद इसमें जुड़ेंगी नहीं, तो वहीं जुड़ेंगे। फिर बहुत सारी ईओ वगैरह है, वो मतलब नई नई वैकेंसी ऐसी दिखेंगी ना जिनका अभी पता भी नहीं होगा, तो वो भी ऊपर जाएंगी वैकेंसियाँ, उसमें भी काफ़ी पद बढ़ेंगे। फिर यूपीपीएससी की बात करें तो आरओ एआरओ तो है ही, ठीक है। अपर है, लोअर का तो उनने कैलेंडर में भी दे दिया। आरओ एआरओ का जो कैलेंडर में नहीं दिया है ना, घबराना मत, वो वैकेंसी जरूर आएगी, ठीक है। इसलिए हम मिशन नहीं, यूके ट्रिपल एस सी का जो कनिष्क सहायक लेके चल रहे हैं ना, इससे ये मत समझना कि आप ये कनिष्क सहायक ही निकलेगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, जिसका एक एग्जाम निकलता है उसके सारे लाइन से एग्जाम निकलते हैं। एक बार अच्छे से तैयारी कर लो, सिलेबस सबके लिए सेम है, बस उसमें लोअर अपर में थोड़ा बहुत मैथ्स रीजनिंग का खेल है, उसको भी मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा कोई टफ, बहुत मतलब कोई तूफान चीज़ है नहीं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। बस अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना, कंसिस्टेंसी जो होती है वही सफलता दिलाती है। कोई सुपर इंटेलिजेंट है तो वो सोचेगा मेरा हो जाएगा, या किसी के बारे में आप मान लो कि ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस कंसिस्टेंसी का खेल है, निरंतरता का खेल है, लगातार लगे रहना पड़ता है, बस हो गया। एक बच्चा 18 घंटे एक दिन पढ़ रहा है, दूसरे दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहा था, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा शुरू करते हैं। आज हमने कल हिंदी में भाषा और उसकी भाषा बोलियों के बारे में देखा था, उसकी पीओआईक्यू देखे थे। और आज हम देखने वाले हैं वर्णमाला से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, और भी जो हमारे पीओआईक्यू हैं। देखिए, इससे पहले जो कनिष्क सहायक का आया है वही वाला क्वेश्चन देंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो इससे देखिए पीओआईक्यू करने का फ़ायदा ये होता है ना, देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, फटाफट सिलेबस को हवा में उड़ाओ। सिलेबस में कभी भी एकदम उसका रिसर्च मत करो, सिलेबस को एकदम मतलब देखो, उसको रिसर्च करो कि कहाँ क्या है करके, मतलब उसको खुदाई नहीं करनी। पहली बार में फटाफट सिलेबस क्या है फटाफट देखा, उसके बाद देखो पीओआईक्यू में फिर जो टॉपिक हैं उनमें, सिलेबस में से जो टॉपिक हैं जो पीओआईक्यू में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन, उनमें खुदाई करो उन वाले टॉपिक में, ठीक है। मैं बताते जाऊंगा आगे को आप लोगों को, ठीक। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज। पहला क्वेश्चन है, मैं बीच बीच में चीज़ें बताते रहूँगा आप लोगों को, ठीक हो क्या। ऊष्म व्यंजन बताइए। ऊष्म व्यंजन निम्नलिखित में, देखिए ऊष्म व्यंजन का 100 श ह वाले होते हैं। जो ऊष्म व्यंजन का मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ऊष्म व्यंजन का मतलब जो होता है वो व्यंजन जिनका उच्चारण करते हैं हमें
हमारे घर्षण उत्पन्न होता है, वायु घर्षण उत्पन्न होता है या ऊष्मा निकलती है, तो उसको क्या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये श श ह वाले हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उसमें से मुख्य कौन सा निर्णय था? तो राजभाषा नियमों को बनाना ये भी था, संसदीय राजभाषा समिति का गठन ये भी था, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत ये भी था। ये तीनों थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। देखिए अब हमने यहाँ पढ़ा था ऊष्म व्यंजन बताइए, ठीक है। अब देखिए पीओआईक्यू से क्या फ़ायदा हो रहा है, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन नहीं है बोला, तो हमने क्या बोला कि ऊष्म व्यंजन क्या श ह होते हैं, ये जो दिए हैं, तो इनको छोड़कर श ह यहाँ पर है। अब क्या नहीं है, ये मौ नहीं है, तो ठीक है। अब इससे हमें पता क्या चला है पीओआईक्यू से। देखिए पीओआईक्यू करने को क्यों बोला जाता है, पीओआईक्यू से हमें क्या पता चला। देखिए यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है, यहाँ पर भी ऊष्म व्यंजन, घुमा फिरा के किस पर फोकस कर रहा है वो, ऊष्म व्यंजन पर, ठीक है। ऊष्म व्यंजन पर फोकस कर रहा है। तो देखिए एक चीज़ होती है ना, कभी भी एग्जाम पर ध्यान रखना, जो 2080 का प्रिंसिपल बोलते हैं ना, प्रेटो प्रिंसिपल, वो सही बात है। जो 20% सिलेबस है उसी में से 80% क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसी में से 80% एग्जाम में आ रहा होता है। अब देखिए ऊष्म व्यंजन यहाँ, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि डिक्टो वही आ जाएगा, डिक्टो भी आता है, लेकिन डिक्टो जैसे यहाँ पर जो चीज़ें नहीं आएंगी तो वो घुमा फिरा के उसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। जैसे यहाँ पर ऊष्म व्यंजन बताइए बोला, सीधे पूछ लिया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो फोकस कहाँ पर कर रहा है, वो ऊष्म व्यंजन पर कर रहा है, ठीक है। अगर खुदाई करनी है तो फिर ऊष्म व्यंजन में करिए ना। जो थ्योरी वाला सेक्शन है उसमें किताब से जहाँ से भी देखते हैं तो ऊष्म व्यंजन में करिए। वैसे मैंने ये उत्तराखंड और हिंदी बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है, 250 से 300 उसमें वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है। एकदम जो मैंने जीरो से सारी चीज़ें बताई हुई हैं, एकदम फ्रेशर हैं करके मैंने उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। आप लोग जाएंगे तो आपको खुद ही वो चीज़ें दिख जाएंगी। इनमें से असत्य, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से असत्य क्वेश्चन है, अनुस्वार पृथक ध्वनि है, बिल्कुल गलत हो गया है, ठीक है। यही असत्य हो जाएगा। देखिए अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार मतलब जो ये वाला होता है, ये ऊपर का जो बिंदा है, अनुस्वार अंगूर जैसे लिखते हैं हम, अंगूर लंगूर मंगूर, ठीक है, इस प्रकार से जो हो जाते हैं। अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, अनुस्वार पृथक ध्वनि होती है, अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। ये कथन असत्य है, ये गलत है, क्योंकि अनुस्वार पृथक ध्वनि नहीं होती, ये व्यंजन से जुड़ती है, ठीक है। तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुस्वार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यों किसके मेल संबंध है। यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है, संयुक्त व्यंजन की बात करें तो हम छ त्रो ज्यों स्रो हमारे चार होते हैं, जो उनमें से ज्यों के बारे में पूछा है, ये किससे मिलकर बना है, तो ये हमारा ज्यों मिलकर बना होता है आधा जौ प्लस यों से, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, आधा जौ प्लस यों। देखिए शौ त्रो ज्यों स्रो हमारे तीन होते हैं। जैसे शौ की बात करें तो हम ये आधा को प्लस शौ, इससे मिलकर बना होता है। ये सब मैंने पूरी डिटेल में बताए हैं। आप थ्योरी वाले सेगमेंट में जाना, थ्योरी वाले पार्ट में, वहाँ बहुत डिटेल में आप लोगों को ये सब चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ को खोल खोल के बताया, जैसे मैंने यहाँ पर इसका बताया, फिर त्रौ भी आधा तो प्लस रौ, इस प्रकार से ये बनता है, ठीक है। थ्योरी वाले में जाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में वहाँ चीज़ें मिल जाएंगी, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोगवाह वर्णों का प्रयोग किया जाता है। देखिए अयोगवाह क्या होता है ना, अयोगवाह बोलते हैं अंग और अह को, अंग और अह को अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने अंग क्या बताया, अभी ये अंग क्या था, हमारा अनुस्वार था, और अह जो होता है उसको विसर्ग बोलते हैं। जो अह के पीछे जो दो बिंदियां लगती हैं ना, ये वाली, इनको विसर्ग बोलते हैं। तो अयोगवाह देखिए संयुक्त व्यंजन के रूप में प्रयोग होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, विसर्ग के रूप में होता है, ठीक हो गया। अनुस्वार के रूप में होता है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएंगे। इसने ऑप्शन आंसर सी दिया है इसने, आंसर वाले ने, बट ये दोनों होंगे बी एंड सी, ठीक है। देखिए अनुस्वार दिया एक अनुनासिक होता है। अनुनासिक का मतलब क्या है, देखिए अनुस्वार तो क्या हो गया, एक ऊपर का डॉट, ये बिंदा हो गया, ठीक है, ये बिंदु। और अनुनासिक के क्या होता है, ये नीचे से जब चंद्र बिंदु लग जाता है, जैसे अंगूर लिखूँ मैं, अंगूर में ये लग गया तो ये अनुनासिक हो गया, इसमें आगे को भी लिखा। अगर इसी ये चंद्र बिंदु आ जाएगा ना तो ये अनुनासिक बन जाता है, ठीक है। ये बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें आगे बताई हैं, आप लोग उधर जाएंगे तो सब समझ में आएगा आप लोगों के, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 6 वाला, आ जाओ इसको देखते हैं, इसको ले आते हैं। हाँ,
अनुच्छेद, देखो संधि की बात हो रही है, एक मिनट इसको हटा लूँगा। यस, देखिए संधि अनुच्छेद, सबसे पहले तो ये कौन सी संधि है पूछ सकता है, इसने तो वो पूछा है, इसका संधि विच्छेद पूछा है, तो ये हमारी व्यंजन संधि है, ठीक हो गया। अनुच्छेद, अब इसमें रूल कौन सा लग रहा है ना, ये अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद कैसे होगा, अब हम सही कैसे बताएंगे, जब हमें संधि के नियम पता होंगे और संधि की प्रैक्टिस की होगी, हमने संधि पढ़ने के बाद भी उसकी प्रैक्टिस करो तो तभी चीज़ें फटाफट आने लगती है। इसका आंसर हो जाएगा पहला अनुच्छेद। अब ये हो कैसे रहा, देखिए होता क्या है ना, इसमें जब हर्ष हो, हर्ष का मतलब छोटा वाला, हर्ष या आ का मेल जब छ से होता है ना, जैसे जो छोटा वाला होता है ना, हर्ष का मेल छ से होता है, छ से मिलता है तो उसका क्या बन जाता है, उसके आगे छोटा चौ छ आ जाता है, ऐसे छ छ बन जाता है, तो छ के आगे चौ आ जाएगा, तो ये अनुच्छेद है। जो अनुच्छेद का क्या आ जाएगा, अनु प्लस छेद। मैंने बहुत डिटेल में बताया है, थ्योरी वाले में जाना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का कहीं से भी हो, आप कमेंट करना, ठीक है। और जहाँ पर नहीं होगा, जो चीज़ें होंगी या कोई चीज़ आपको डाउट होगा किसी चीज़ पर क्या होगा, तो वहाँ पर मैं मेरे लाइक जो गाइडेंस होगा मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा, मैं पूरा आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से घोष वर्ण है, देखिए घोष का मतलब क्या होता है ना, हम जब वर्णमाला पढ़ रहे होते हैं तो वर्णमाला में हम जब व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन के प्रकार में हम घोषत्व के आगे हम, मैंने वो बताया, बहुत डिटेल में बताया। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ होती है, बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ें बताई हैं, आप लोग वहाँ जाएंगे तो सब डिटेल में आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं हम, 25 होते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 करके ऐसे होते हैं, 1 2 3 2, यार क्या हो रहा है, वेट, आ जा तो इधर, देखिए ये है स्पर्श व्यंजन, तो क च ट त प करके ये होता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ऐसे ये होते हैं, ठीक है। ये क वर्ग होता है, ऐसे ही च क च ट त प करके होता है, इसको कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ ऐसे करके बोलते हैं। ये 1 2 3 4 5 करके होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ये 5 गुणा 5 हमारे कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं 25, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन था, तो उनको हम घोषत्व के आधार पर व्यंजन को और प्राणत्व के आधार पर भी देखते हैं, ठीक है। अब घोषत्व के आधार पर देखें तो घोषत्व के आधार पर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। इसमें आता है हमारा एक अघोष और एक आता है सघोष, ठीक है। अघोष में क्या होता है, वही मैंने 1 2 3 4 5 वाला बताया था, ठीक है। जो क वर्ग प क च ट त प वर्ग के अंतर्गत जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं, उसमें से जो 1 2 3 4 5 करके बताया, इसमें क्या होता है ना, देखिए एक ट्रिक, अभी मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इसमें क्या होता है, अघोष में 1 2 आते हैं और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 करके हैं, तो इसमें रिमेनिंग क्या आ जाएंगे, 3 4 और 5, ठीक है। ये अघोष हो गया, ये सघोष हो गया, इस सघोष को ही घोष भी बोलते हैं। अब इस 3 4 5 वाले में जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सघोष या घोष हो जाएगा। तो निम्नलिखित में घोष कौन सा है, घोष कौन सा है, तो पूछ रहे हैं 3 4 5 वाले में जो होगा क ख, ये सेकंड वाला हो गया, चौ पहला हो गया, ये आ गया ना, मो आ गया, मो किसमें पाँचों आता है, ठीक है। प फ ब भ मो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जैसे मैंने ये आपको सघोष अघोष तो बता दिया। अब देखिए एक प्राणत्व के आधार पर भी होता है, प्राणत्व के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। देखिए महाप्राण को याद रखना, ये 2 4 होता है, तो ये अल्प प्राण अपने आप क्या हो गया 1 3 5। सपोज कोई चीज़ होता तो हमसे पूछता कि ये क्या है, सपोज ये इसी घोष वाले में बताता हूँ कि इसको बोलता कि प्राणत्व के आधार पर क्या है ये, तो प्राणत्व के आधार पर ख क्या हो जाता है हमारा, सेकंड है ना, तो महाप्राण हो जाता है। देखिए अब इन दोनों को कंबाइंडली बताता हूँ मैं, वैसे थ्योरी में सब डिटेल मैंने बताया, देखिए इनको मैं कंबाइंडली बताऊँगा, तो अब देखना आप कि किसको कंबाइंडली बता रहा हूँ, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर, बहुत कन्फ्यूजन होता है इनमें। देखिए अघोष लिख दिए यहाँ पर और यहाँ पर सघोष लिख देंगे, ठीक, और यहाँ पर अल्प प्राण लिखेंगे और यहाँ पर महाप्राण लिखेंगे, ठीक हो गया। देखिए मैंने क्या बताया था, अघोष क्या होता है 1 2, और ये रिमेनिंग सघोष क्या हो जाएगा फिर 3 4 5। अब देखिए ये सघोष अघोष है, ये अल्पप्राण महाप्राण है। देखिए अब इसको यहाँ ले जाओ, इसको मिला दो, 12 दूनी 24, 24 का मतलब 2 4 क्या हो गया महाप्राण। अब 2 4 में 1 से लेकर 5 तक बचे के हैं
135 तो बचे, 135 बस ये है, इतना सा है बस। मैंने यहाँ पर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप लोग थ्योरी वाले में जाइए, वहाँ से 250 से 300 तक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट वहाँ पर कवर किए हैं, आप वहाँ जाकर बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। फिर भी नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं फिर बताऊँगा, थ्योरी में आके बताऊँगा फिर से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अभी प्राणत्व वाला आएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा, जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब। देखिए यहाँ पर लिपि के बारे में पूछा है, मराठी, मराठी की हमारी देवनागरी होगी, उर्दू की कौन सी, उर्दू फारसी होगी, फ्रेंच की रोमन होगी और पंजाबी गुरमुखी होगी। फर्स्ट का फोर्थ किस में है, फर्स्ट का फोर्थ है बी ऑप्शन, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं। ये अयोगवा तो हमने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य अभी मैंने बताया था, मूर्धन्य में हमारे कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ करेगा 5 थे, तो तीसरे नंबर पर मूर्धन्य आ रहा है। तीसरे नंबर पर क च ट, क च ट, ट आ रहा है तो हमारा ट आंसर ए हो जाएगा। ये सब मैंने थ्योरी में बताया हुआ है। अनुस्वार और विसर्ग क्या है, अभी मैंने बताया था, ये हो गए अयोगवा, ठीक है। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण, मतलब जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, ये हमारे हो गए क्या, स्वर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब डिटेल में मैंने बताया। भाषा का आरंभ किससे होता है, ध्वनि से होता है, ठीक है। भाषा आरंभिक ध्वनि होता है, ठीक है। सबसे पहले को अगर कोई बच्चा पैदा होगा या कुछ होगा तो सबसे पहले ध्वनि बोलता है, ठीक है। फिर वर्ण तो लेखन के आधार पर हम देखेंगे तो वर्ण आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, जौनसारी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए जौनसारी लिपि हमारे उत्तराखंड में बोली जाती है, उत्तराखंड की है, देहरादून रीजन में, तो ये हमारी देवनागरी लिपि है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये जौनसारी, ये उत्तराखंड की ट्राइब, उत्तराखंड की जनजाति है, बहुत डिटेल में मैंने बताया है, आप लोग जाइएगा, प्ले लिस्ट में सब कुछ डिटेल में मिलेगा आपको, सब कुछ मिलने वाला है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, ठीक है। ये भी मैंने हिंदी में सब बताया, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। देखिए देवनागरी देवनागरी देवनागरी, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, देवनागरी लिपि भी इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस आती है, तो ये अनुनासिक वाला हो गया, ठीक है। अनुनासिक मतलब क्या, मैंने ये वाला बताया था जो, ठीक हो गया, चंद्रमा बिंदु वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ये लिपि का विकास वाला भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है, वहाँ 2 टाइप से बताया हुआ है, आप लोग वहाँ जाएंगे बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा। हिंदी वर्ण में अयोगवा, देखिए अयोगवा भी कितनी बार आ गया, ये अयोगवा, तो अयोगवा हमारा क्या हो गया, अंग, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन हमने देखा था ज्यों, अभी हमने देखा भी था, आधा जौ प्लस यों से मिलकर बना था ये, ठीक। हिंदी उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, देखिए उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो 45, 10 स्वर और 35 व्यंजन है इसमें, ऑप्शन ए। अगर लेखन के आधार पर पूछता तो फिर हमारे 52 हो जाते, उसमें से 13 स्वर हो जाते, 35 व्यंजन हो जाते और 4 उसमें संयुक्त व्यंजन भी आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट ट्रॉ, टॉ, आधा टॉ प्लस रॉ से मिलकर क्या बनेगा, ये ट्रॉ बन जाएगा, ये ऐसा ट्रक वाला, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं पदेन, ये रॉ का रूप है, पदेन बोलते हैं, ठीक है। इसको देखना, मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आप लोग वहाँ जाएंगे तो सब, सॉरी इसको रडार बोलते हैं, ये वाला जो होता है इसको रडार बोलते हैं, ये वाला जो होता है ये पदेन बोलते हैं, ठीक है। ये रॉ के रूप मैंने बताया है वहाँ, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए ये इस वाले रॉ को पदेन बोलते हैं, ये रडार है, एक ये ऐसे आता है, इसको रेफ बोलते हैं, ऊपर से जैसे सर्प बर्फ गर्म, इस टाइप से जो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क वर्ग है, क वर्ग हमारा कंठ हो गया, मैंने बताया था ना, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंड ओष्ठ करके हमारे जो आते हैं, तो पहला वर्ग आता है, ठीक। विज्ञप्ति हिंदी, विज्ञप्ति शब्द हिंदी में आया है, ये कहाँ से आया है, संस्कृत से आया है, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए ऊष्म व्यंजन फिर से आ गया, ये ऊष्म व्यंजन क्या है, श ह वाला, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 हो। क्वेश्चन नंबर 26, स्वर के कितने भेद होते हैं, बोला स्वर के 3 भेद होते हैं हमारे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। देखिए ह्रस्व छोटा हो गया, ठीक है, और छोटी ई, छोटा ऊ और री, 4 ये हो गए। रिमेनिंग वाले जो हो गए हमारे
दीर्घ हो गया। और प्लुत क्या होता है ना, प्लुत होते हैं जो लंबा खींचा जाता है, कि जैसे कोई संबोधन या कोई संवाद किया जाता है, जैसे आजकल रामलीलाएं चल रही है तो सुनो मोई भ्राता वाला, इस टाइप से जो बोलते हैं वो वाला हो गया। जैसे जैसे जागर लगाते हैं तो लंबा खींचते हैं, कर पीछे से हेव लगा रहता है, जो हे राम करके वाला जो होता है वो वाला हो गया इसमें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं प वर्ग का उच्चारण होता है। देखिए कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ में हमारे 5वां वर्ग ओष्ठ आ रहा है, तो उसी में क्या आता है प फ ब भ म। तो हमारा प फ ब भ म किस में आता है, लास्ट वाले में प वर्ग में। प वर्ग क्या हो गया हमारा, ओष्ठ हो गया, ऑप्शन बी, ठीक। ये बहुत डिटेल मैंने बताया, थ्योरी वाले में जाकर देखिएगा जिन साथियों को अगर चीज़ें कठिनाई लग रही है। तो अगर तेज हो रहा होगा तो वो भी बताना, मैं थोड़ा हल्के हल्के कर दूंगा। और व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा लगती है तो वो कहलाता है अल्प प्राण, जो अभी मैंने बताया 135 वाला, महाप्राण 24, ठीक। अभी मैंने ऊपर समझाया था। अंतस्थ क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो स्वर क्या होते हैं, बीच की ध्वनियाँ होती हैं, ये भी व्यंजन का प्रकार है। व्यंजन मैंने बहुत डिटेल में बताया, योर अलावा होते हैं ये, ठीक है, 4 होते हैं अंतस्थ, ये योर अलावा। जैसे ना मैं बताऊँ कि कौवा भी लिखते हैं हम, कौवा और कौआ, तो ये यहाँ पर स्वर का काम कर रहा है और यहाँ पर व्यंजन का काम कर रहा है वो, ठीक है, योर अलावा के लिए बोलते, ठीक। अब हम देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, वही हमारे अंतस्थ व्यंजन, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोगों के ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और बीच बीच में मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा, जो जो चीज़ें होंगी उनको आपको बताते रहूँगा। और एक चीज़ और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर होगा ना जून में, तो उसमें वो अगर बीपीडीओ की उसमें पोस्टें जुड़ेंगी तो जुड़ेंगी ही वो पक्का, तो उसके लिए CCC मांगता है, तो CCC आप लोग सारे लोग कर लेना, ठीक है। हर महीने उसके फॉर्म वॉर्म भरे जाते हैं और एग्ज़ाम होते रहते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।